morning student. Welcome to SGI online class 7 पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में पार्ट 2 वर्ण विचार को समझाऊंगी। सबसे पहले वर्ण अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से है। वर्ण विच्छेद क्या है? कोई शब्द है, उसके प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना। जैसे द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ। बच्चों, दा के नीचे हलंत लगा है, अर्थात दा से ए की मात्रा अलग हुई, उससे स्वर अलग हुआ। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण में यहाँ पर इस तरीके से है, परंतु बा में हलंत लगने के बाद कोई स्वर बाहर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आधा वा है। तो यहाँ पर वा पे हलंत लगाने से वा आ की ध्वनि अलग हो गई। ने ना प्लस ए ने पुस्तक। पा प्लस उ प्लस शा प्लस दा प्लस आ प्लस का प्लस आ। इन 7 वर्णों को जोड़ने पर शब्द बना आपका पुस्तक। इसके बाद पढ़ी। पा प्लस आ प्लस रा प्लस ई। इन शब्दों को अर्थात ये चारों जो वर्ण है इनको जोड़ने पर आपका शब्द बना पढ़ी। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की लड़ियां या कड़ियां, अर्थात पंक्ति। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर। अब स्वर क्या है? स्वर के वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ आदि स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। अर्थात उन्हें बोलने के समय ध्वनि बहुत कम लगती है, तो वे स्वर कौन से हुए? हर्ष स्वर। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये शब्द जो है हर्ष स्वर में आते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात इन्हें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे कौन से हैं वो वर्ण? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। इसके बाद है पुरुष स्वर। पुरुष स्वर क्या है? इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसके आगे 3 का अंक लगाते हैं। इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम शब्द में ओ प्लुत स्वर है। क्यों प्लुत स्वर है? क्योंकि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते, ओ में लगने वाली ध्वनि 3 गुना होती है, अर्थात हर्ष स्वर से 3 गुना तेजी से हमें स्वर का उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए ओ प्लुत स्वर हुआ। अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं
और ना ही व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण से इनको अंग, अंग, आहा लिखते हैं। अनुस्वार, अंग की बिंदी। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। जो ये अनुस्वार की चिन्ह लगा हुआ है, इसको जब हम बोलते हैं तो ध्वनि हमारा उच्चारित नाक के माध्यम से होती है। अनुनासिक, चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह है आहा। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ हा की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप बिंदु, दो बिंदु के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। इसके बाद है हलंत। हलंत क्या है? स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जो ये हलंत शब्द कहते हैं, इसे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह, जैसे चिन्ह। अब मैं इसे पुनः दोहराऊंगी कि अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से है। दिव्या, द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ, अर्थात इन 5 शब्द वर्णों को जोड़ने पर एक शब्द क्या बना? दिव्या। ने, ना प्लस ए, शब्द बना आपका ने। पुस्तक, पा प्लस उ प्लस शा प्लस ता प्लस आ प्लस का प्लस आ, अर्थात इन 7 वर्णों को जोड़ने पर शब्द आपका क्या बना? पुस्तक। पढ़ी, प प्लस आ प्लस रा प्लस ई, इन शब्दों के योग से शब्द बना आपका पढ़ी। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे वर्ण, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की लड़ी या पंक्तियां, इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर अर्थात स्वर और व्यंजन। तो स्वर के कितने भेद हुए? 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा 1 होती है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात इसकी बड़ी मात्रा होती है, तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। और दीर्घ स्वर में क्या हुआ? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, आई, ओ, ये शब्द क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। पुलुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, अर्थात इसको बोलने में दोनों से अधिक समय लगा। इसके आगे 3 का चिन्ह लगाते हैं। इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है। आयोगोवः, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन।
इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। किसी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण इनको अंग अंग आह लिखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार के एक बिंदु पर अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। अनुनासिक, अनुनासिक में इसकी चंद्र बिंदु मात्रा होती, तो अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग की दो बिंदु होती हैं। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप दो बिंदु के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। हलन, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर इसके नीचे एक तिरछी रेखा जो हलंत का सूचक है, लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह। बच्चों, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। आपके अयोग्यवाह 4 अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. I am A.K. Dwivedi and today I will explain the same chapter which was explained yesterday, that is close line. The remaining stanzas from stanza number 5th to last. Okay, so be ready and try to understand it seriously. And note down all the difficult words meanings also. Students, 5th stanza begins. It also told when illness struck. It also told, that means the thread clothesline revealed the secret that somebody is ill in a particular house. It also told, यानी ये कपड़े जिसमें डोरी में कपड़े टांगे जाते हैं, ये भी बताती थी when illness struck. Illness means sickness. Struck के somebody was ill in a particular house and extra seats were hung. Because क्या होता है, when somebody is ill at the home, there was an extra seat. Seat means चादर were hanged, लटकाई जाती है. Then night clothes, रात वाले कपड़े, bathrobe to bathrobe के कपड़े भी haphazardly. Haphazardly means होता है in a manner that is random and unplanned. Haphazardly मतलब उल्टा पुल्टा, not in proper sequence. Were strung, strung means clothes being hung. Students, in this stanza, the poet want to explain out that whenever there is ill at somebody's house, okay, whenever any family member was sick, then people could make out by the clothes that were hanging from the thread. People could conclude from the clothes that were hanging from the clothesline that some member in the family was sick. Okay, because the clothes were hanging here and there,
in improper order or way. Okay. Now next stanza. It said, gone on vacation now. Second stanza में क्या कह रहे हैं कवि? It said, gone on vacation now. मतलब कोई व्यक्ति वेकेशन मीन्स हॉलीडेज, छुट्टी पर गया है, टूर पर गया है. When there are no clothes seen hanging from the clothesline, then we can conclude, neighbors can conclude that in the house the members may have gone on holidays to spend at some hilly areas. यानी जब घर की डोरी पर कपड़े नहीं टंगे होते हैं तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है that family members are probably gone out on holidays. When lines hung limp and bare because on that day clothesline is naked, there were no clothes to be dried. वहां पर सुखाने के लिए किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं लटक रहे होते हैं. It told we are back when full line ceased. और जब उस डोरी पर कपड़े दिखाई देते हैं, when the clothes are again seen hanging from the clothesline, then neighbors conclude that the person who had gone, the members who were gone on holidays probably have come back. Okay, so from this stanza the poet want to make a conclusion that if one wanted, one could also know whether the people were at home or away on a holiday. Okay, of the clothesline, because the clothesline reveal all type of secrets. Now next stanza number 8. New folks in town were scorned upon. New folks means people living in particular area. Were scorned upon. Scorned means looked down upon. That means hated, disliked, घृणा करना. When washing was dingy gray. You know dingy, gloomy or dim, धुंधला, मटमैल. For neighbors raised their brows, और ये देख करके neighbors raised their brows, अपनी भौहें सिकोड़ते हैं, बनाते हैं. And looked disgustedly away. Disgustedly means होता है scornfully. लोग उन्हें घृणापूर्वक देखते हैं. Okay. Now the writer want to say that by the clothesline people can also make a conclusion that washing was not done properly, that the clothes were not washed properly, because the clothes that were hanging from the clothesline were not clean. Okay, so the people disgusted, they did not like the people living in particular house. Okay, now next one. But clothesline now are of the past, for dryers make worse. In this stanza poet क्या बताता है? Clothesline now are of the past. कपड़ों में डोरी पर जो कपड़े सुखाने के लिए फैलाते हैं, अब ये पास्ट की घटना हो चुकी है. The people used to spread their clothes on the clothesline. This had been the thing of past. क्यों? For dryers make worthless, because nowadays people use dryers to dry up their clothes. That's why they don't like to spread the clothes on a clothesline. Okay, there are washing machines, dryers to dry up the clothes. They don't like to spread the clothes outside of their houses. Okay, clothesline rarely seen now. You can say clothesline are rarely seen now
because people like to dry clothes in their machines like dryers, etc. Okay. Now next one. But clothesline, I really miss that way of life. It was a friendly side. Last stanza. Okay. I really miss that way of life. It was a friendly side. Really miss करना कोई चीज चूकना, मतलब ऐसे जीवन जो वास्तव में जिसमें लोग अपने कपड़ों को बाहर नहीं डालते हैं, घर में ही ड्रायर में सुखाते हैं. It was friendly side. Although when people used to spread their clothes on clothesline, it was a friendly side. When neighbors knew each other, and by the clothes, neighbors knew each other well. They guessed about the behavior or nature of their neighbors. By what hung on the line. By what hung means the clothes which were hanging from the clothesline. People made a conclusion that about their neighbors. They would know each other through the clothes hanging on the clothesline. But now it is over. Okay, students, this poem is complete. So you have to make a reading again and again and try to learn the difficult word meanings. I think you are already provided the PDF. That means answers of this poem. Okay. Thank you for attending today's class. Good morning, students. I welcome you all into the online classes of SGOI. Our first chapter has been completed, which was integers. Today we will be starting with our next chapter, that is rational numbers. Okay. We have already studied various kind of numbers. In that progress, we have learned about natural numbers, whole numbers, integers, fractions, and all. Today we are adding a special kind of number, that is rational number. Okay. So starting, I would like to tell you, rational number are also the form of fractions. ठीक है, fractions are like the numbers which can be represented in the form of p upon q. ठीक है, ऐसे numbers जिनको आप p upon q के form में represent कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? They are referred to be as rational numbers. ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि वहाँ पे q का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है. Let's take an example. If it is written 5/7, ठीक है, तो it is a rational number. क्यों? क्योंकि इसका फॉर्म कैसा है? p upon q का फॉर्म है, और ये मतलब एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना. इट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है. देयरफॉर दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. ठीक, सपोज इफ इट्स रिटन -9/4, ठीक है, तो it will be referred as negative rational number because यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको. Therefore this number will be called as negative rational number. अगर लिखा हुआ सपोज -7/-2, ठीक है, तो इसका दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कैसा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है. तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर. ठीक, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को अगर p upon q के फॉर्म में आप लिख देते हो तो वो रेशनल नंबर होता है. जीरो भी क्या है? जीरो भी एक तरह का क्या है? रेशनल नंबर ही है. क्यों? क्योंकि जीरो की एक डेफिनेट वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जीरो जो है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है. कंडीशन ये है कि ये ना पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, बिकॉज जो जीरो का वैल्यू होता है दैट इज न्यूट्रल. इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब भी ऐसे लिखा हो 2 केवल लिखा हो. ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो p upon q का फॉर्म है, बट यू ऑल नो, यू आर इन 7th क्लास, 6th क्लास ये फ्रैक्शन आपने पढ़े हुए हैं. तो अगर नीचे कुछ भी नहीं होता है तो आप नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हो. ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ले लोगे तो इसका भी फॉर्म जो बन जाएगा वो p upon q का फॉर्म बन जाएगा. तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है. ठीक,
अब हम बात इसकी कर लेते हैं कि p अपॉन q का फॉर्म हो और वहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज रिटन 9 अपॉन 0, ठीक है, तो दिस विल बी नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इफ यू आर डिवाइडिंग एनी डेफिनेट नंबर फ्रॉम 0, द आंसर दैट कम्स आउट टू बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 0 से आप डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड आता है। देयर इज नो डिफाइंड वैल्यू फॉर सच काइंड ऑफ नंबर्स। इसलिए यहाँ बोला गया है कि q का वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेसिक काइंड ऑफ आइडिया रिगार्डिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट थिंग इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, मान लीजिए अगर कोई रेशनल नंबर दिया है p अपॉन q, ठीक है, और आप उस p अपॉन q रेशनल नंबर को सेम एक इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई करते हो, और ऐसा करने पे अगर जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट रेशनल होगा, ठीक है। इट विल बी pm अपॉन q। ऐसे समझ में यार एग्जांपल लेते हैं। इफ इट्स रिटन 3 अपॉन 5, ठीक है, देयर इज अ रेशनल नंबर 3 अपॉन 5 और आपसे बोला गया कि आप इसकी इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ दिस रेशनल नंबर 3 अपॉन 5। तो कैसे लिखोगे आप? पहले यू विल मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 विद 2, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो यू विल गेट 6 अपॉन 10। तो आप बोल सकते हो कि जो 6 अपॉन 10 है वो 3 अपॉन 5 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो एक मिला, दूसरा चाहिए तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इट विल बी 9 अपॉन 15। तो सेकंड इक्विवेलेंट रेशनल विल बी 9 अपॉन 15, ठीक है। इसी तरीके से अगर जितने भी रेशनल नंबर आपको चाहिए हो इक्विवेलेंट, तो उतने ही नंबरों से आप क्या कर सकते हो, आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे और उसका इक्विवेलेंट रेशनल मिलता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करो या हमेशा 3 से ही मल्टीप्लाई करो। किसी भी एक नॉन जीरो इंटीजर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक इक्विवेलेंट रेशनल पा सकते हो, ठीक है। बस शर्त ये है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। मतलब कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो जीरो ना हो, बाकी किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करके एक इक्विवेलेंट रेशनल लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल। Coming to the next thing, which is standard form of rational number. Standard form of rational number. What is the standard form of rational number? Standard form of rational number is if you are provided with a rational number p upon q, so there should not be any common divisor between p and q. That means, for example, if there is written 10 upon 15 and you are asked to tell whether this number 10 upon 15 is a standard form or not, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि इस 10 और 15 में कोई कॉमन डिवाइजर है कि नहीं। When you see, you will find that both 10 and 15 are being divided by 5, hence they have a common factor 5. That means these are not, this number is not in the standard form, ठीक है। तो इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करोगे तो आप you will get 2 upon 3. So this 2 upon 3 is standard form, but this 10 upon 15 is not a standard form, क्योंकि 2 upon 3 के बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है तो वो सिर्फ 1 है और 1 is not being counted, ठीक है।
So this is the concept of standard form of rational number. Now we will be starting with our exercises. So pause. Now moving to exercise 2A. ठीक है, 2 exercise start करते हैं. In question number 1, this is not of much use. Question number 2 से करते हैं. It is saying which of the following are rational numbers. आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स अप्रोक्सीमेट, और यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर हैं. तो रेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप ऑलरेडी टोल्ड. बस डिनोमिनेटर में जीरो ना नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो इरेशनल होगा, वरना वो रेशनल ही होगा. एक चीज और याद रखना, अगर 0/0 लिखा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा. क्यों? भले ही यहाँ पे 0/0 लिखा है, 0 डिवाइड बाय 0 लिखा है, लेकिन किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे आप तो आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड ही आएगा. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए आपको. बाकी अगर सिर्फ 0 लिखा है तो वो रेशनल होता है, मैंने पहले बता दिया ना. सिर्फ 0 लिखा है तो वो रेशनल है. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इट इज सेइंग राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. नो प्रॉब्लम यार, ना इसमें क्या है, बस ऐसे लिखा 12/17. दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर. ऐसे लिख देना है आपको ना, और जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. मैंने बता दिया कैसे बताना है आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर. ठीक है. अगर नेगेटिव साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर एक नेगेटिव साइन लगा है तो नेगेटिव रेशनल नंबर, और अगर दोनों नेगेटिव साइन लगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये याद रखना है आपको. ठीक. चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स. इसमें वही फॉलो करना है, आपको बताना है कि कौन से इनमें से नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं. और आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में कि कौन से नंबर्स जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसके लिए मैं पहले बता चुका हूं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जैसे फर्स्ट पार्ट में इज रिटन 3/10, और 3/10 क्या होगा लिखने, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने में क्या करोगे आप, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये पहला. दूसरा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस इज सेकंड. देन 3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. देन 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. तो यू विल गेट 6/20, 9/30, 12/40 and 15/50. ठीक है. So these are the 4 equivalent rational numbers of 3/10. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको बोला जाए जैसे कि थर्ड पार्ट है 6/13, इट इज 6/-13. तो इसमें क्या करोगे आप, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 6/-13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नेक्स्ट 6/-13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 6/-13 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. 6/-13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द 4 इक्विवेलेंट रेशनल्स. Now moving to question number 7. It is saying write the following rational number with positive denominator. ठीक है. तो ये रेशनल नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उनके डिनोमिनेटर्स को आपको पॉजिटिव बनाना है. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है, नेगेटिव -21, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है -5, और इसको पॉजिटिव बनाना है. तो पॉजिटिव तभी बन सकता है जब इस -21 को एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाए. ठीक है. और नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसकी पूरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो वो क्या तरीका है, आप इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लाने की बात की जाएगी तो आपको क्या करना होगा, -1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा.
it will give us -16 upon minus minus plus तो हो जाएगा 21. Answer will be -16 upon 21. Similarly here you will do -1 का numerator multiply, -1 का denominator में भी multiply. So it will give you -1 upon 5. ठीक है. This is the way how you will be solving question number 7. rest of the part जो है वो आप अपने आप से try कर सकते हो. ठीक है. तो in this class we'll be ending this class here. यहाँ पे इतना ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. थैंक यू. Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed types of motion. Now today we will start its second unit, which is speed and velocity. So firstly we will discuss what is speed. Speed, the rate of change of motion is called speed. Student, the rate of change of motion is called speed. Speed can be found by dividing the distance covered by the time in which the distance is covered. Student, speed equal to distance covered by an object divided by time in which the distance is covered by an object. Student, speed equal to distance covered by an object and dividing by time in which the distance is covered by an object. If s is the distance covered by an object in time t, then speed equal to v is equal to s by t. This is the relation for finding speed. V is equal to s by t. Now its unit. Student, in SI system or standard international system, the unit of speed is meter per second. Student, if the distance is very small, then speed is expressed in centimeter per second or centimeter. Student, if the distance is covered very large, then the speed is in express is kilometer per hour. This is the speed in CGS system. Student, there are two kinds of speed. First is uniform speed, and second is non-uniform speed. Now student, first one is uniform speed.
body covered equal distances in equal interval of time. The body is said to be moving with a uniform speed. Student, what is uniform speed? When a body covered equal distances in equal interval of time, the body is said to be moving with a uniform speed. Now second is non-uniform speed. What is non-uniform speed? When a body covered unequal distances in equal interval of time, the body is said to be non-uniform, said to be moving with non-uniform speed. So student, what is non-uniform speed? When a body covered unequal distances in equal interval of time, the body is said to be non-uniform speed. Now student, what is average speed? Student, average speed, the average distance covered by a moving body per unit time with a variable speed is called its average speed. So student, what is average speed? The average distance covered by a moving body per unit time with a variable speed is called its average speed. Now student, the formula for finding the average speed equal to total distance covered by a body divided total time taken.
equal to total distance covered divided by total time taken to cover the distance. Student, the unit of average speed is meter per second. Now student, what is velocity? Velocity is the rate of change of motion in a specified direction. Velocity is the rate of change of motion in a specified direction. Student, now its unit, the unit of velocity is same as the unit of speed, which is meter per second in SI system. Student, three kinds of velocity. First is uniform velocity. And second is variable velocity. And third is average velocity. Now student, what is uniform velocity? When a body covers equal distances in equal interval of time in a specified direction. In a specified direction, the body is said to be moving with a uniform velocity. And second, variable velocity. When a body covers unequal distances in equal interval of time in a specified direction, the body is said to be moving with a variable velocity. Now student, what is average velocity? The average displacement of a body per unit time when the body is actually moving with variable velocity is called average velocity. Student, the formula for finding average velocity is total displacement divided by total time. So student, today's class is over. Thank you. Students, welcome to HL online classes of chemistry. Today is the class of class 7 and the second chapter, physical and chemical change. Today is the exercise of this chapter. That is the first exercise, fill in the blanks. Student, fill in the blanks. First number is heating of zinc oxide is a which type of change? आपका heating of zinc oxide, it means हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये किस टाइप का चेंज है, दिस टाइप ऑफ चेंज. सो स्टूडेंट, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. Why? Because physical change is a reversible change. It means moving forward direction as well as backward direction. It means when we heat zinc oxide, color of zinc oxide is changed, but when it is cool and condensed, it will be reversed in a previous change. That is why you can say that it is a physical change. Second one is burning of coal is a which type of change? It means जब आप coal को burn करते हो तो ये किस टाइप का change है? So student, the burning of coal is a type of chemical change. Why? Because chemical change is a irreversible change. It means this type of change which move in only forward direction. That type of change जो केवल आपका forward direction में move होता है. It means अगर आप चाहोगे तो भी आप backward direction में previous condition में
कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज द बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को एक बार बर्न कर देंगे फिर से इट ऑलवेज फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट एंड केमिकल चेंज फॉर्म हो जाता है, फिर से प्रीवियस प्रोडक्ट आपका कोल आपको फॉर्म नहीं होगा। The third number is there is a change in state and which during a chemical change. It means chemical change के टाइप कौन से 2 states होते हैं जिनमें चेंज होता है? First one is a state and second one is a composition. Student, in a chemical change as well as state of matter is changed, solid converted into liquid, liquid converted into gas and gas solid, solid to liquid. But as well as composition of the product is also changed. Why? Because in this type of change always new product is formed. When new product is formed, you can say that composition of a product is also changed. Fourth one is plants make their food by the process of, that is very easy, fill in the blanks. Which type of process where plants make their own food? These are known as phototrophs, and this process for making the food in the presence of sunlight is known as photosynthesis. That is the process of photosynthesis. And next one is our last one. Energy is generally given out or absorbed during a chemical change. This type of energy is absorbed during the process of chemical change. You can say that heat energy is absorbed. So, the last one option is heat. First one answer is physical. Second one answer of the fill in the blanks is chemical. Third one answer of the fill in the blanks is composition. Fourth one answer of the fill in the blanks is photosynthesis. And fifth one last example of answer is the heat. So second one is our true and false. That is the second exercise means B. Statement of the given below correct or incorrect. आपके नीचे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, these are correct or incorrect. So first one is a physical change cannot be reversed. Students, physical change cannot be reversed. Physical change cannot be reversed. So that is a true. It is a true. During a chemical change, there is no change in weight. So, in a chemical change, there is no change in weight, no change in weight. So, that is also a true. And next one is during a physical change, new product are formed. During a physical change, new product is formed. Student, no. In a physical change, only state is formed. Means solid converted into liquid, liquid converted into gas, gas as well converted into solid, and liquid as well converted into solid. That is why you can say that in a physical change, no new product is formed. So that is false. Next one is glowing filament of an electric bulb is an example of a chemical change. Glowing filament of electric bulb. Like जब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ग्लो करता है, बर्न करता है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. नो स्टूडेंट, because in this type of change no new product is formed. That is why and composition is also not changed. Not lots of heat is required. That is why you can say that it is also a false. And next one is formation of frost during the winter is an example of chemical change. So student, in a winter frost during forming, that is also not an example of chemical change because only state is changed during this process. That is why you can say that it is an example of physical change. So this statement is also wrong. So first one is true. Second statement is during a chemical change there is no change in weight. So student, that is a false because chemical change no change is weight but composition is changed. That is why you can say that weight is also changed. But in this statement write the no. That is why this is a wrong statement. So second one is false. And third one is during a physical change new product is formed. That is also a wrong because that is a new product is formed always in chemical change happen. And next one is glowing filament of electric bulb is an example. It is also a false because that is a process of physical change. And last statement of true and false is formation of frost during the winter is an example of chemical change. That is also a statement of and the example of physical
स्टेट में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Have a marvelous morning, my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. And this is your biology class. In my today's topic is tissues in plants. So students, like in animals, tissues are present in animals. Similarly, in the plants, tissues are present. And the tissues in plants are of two types. These are of two types. First is meristematic tissue, and second is permanent tissue. So tissues in plants are of two types, meristematic tissue and second is permanent tissue. Students, first of all, we will talk about the meristematic tissue. Meristematic tissues are the plant tissues. Meristematic tissues are found on the growing region of a plant, such as the tip of root, stem, branches, etc. So these tissues are found on the tip of the root, stem and branches, because these regions are the growing regions of a plant. So these tissues are found at the growing region of a plant, and these tissues are made up of a group of cells which are divided repeatedly and form a new cells. So those types of cells form the meristematic tissues which grow or which divide repeatedly. So these are found at the growing region in these region. This is the meristematic tissue. So we will discuss about the characteristics of the meristematic tissue. So the characteristics of meristematic tissues, they have thin cell wall, means the cell wall is very thin. They are made up of like this type of tissues. This is the structure of meristematic tissue. So they have thin cell wall. The cell wall is very thin, and the cell of meristematic tissues are small and usually cubical in shape. As you can see here, they are cube-like structure. This is the cube-like structure, and the cells of meristematic cells are very small and cube-like structure. Third one is the cells lack space between them, means lack intercellular space. So what is intercellular space? Means the cells are closely packed. They are closely packed. There is no space between these two cells. These cells are closely packed and there is no space between these two cells is present. So this is called intercellular space. दो cells के बीच में जो space होता है उसे बोलते हैं intercellular space. Then meristematic tissues doesn't have the intercellular space, क्योंकि यहाँ intercellular space absent है because they are closely packed. Next is they have dense cytoplasm with a large prominent nuclei. Dense cytoplasm means they have dense cytoplasm in all the cells and have a prominent nuclei, means not well developed. A prominent nuclei is present in all the cells. This is the prominent nuclei and this is dense cytoplasm. So they have either many small vacuoles or no vacuoles. If the vacuoles are present, so they are in small size. Otherwise, the vacuoles are absent in meristematic tissues. And what is the functions of vacuoles? Students,
to store food. Okay, this is the function of the vacuole. And in the meristematic tissues, vacuoles may be present. They are in small size, otherwise they are absent. Okay, so this is the characteristics of meristematic tissues. Students, meristematic tissues are of three types. On the basis of the position in the plant, the meristematic tissues are of three types. First is apical meristem. Second is intercalary meristem. And third one is lateral meristem. So, on the basis of the position in the plant, the meristematic tissues are of three types: apical, intercalary and lateral. So, students, suppose that this is the structure of a plant. So first of all, we will talk about the apical meristem. Apical meristem are found at the tip of the stem and root, and these means they are present at the growing region. As you know that meristematic tissues are also present, all the meristematic tissues are present in the growing region, but this apical meristem present at the tip of the stem and root. Okay, so this apical meristem is responsible for increasing the length of the plant. So plant is increasing the length. This length is the apical meristem is responsible for increasing the length of the plant. So these apical meristem are present at here. This is the tip of a plant. So apical meristem is present here, and at the tip of the shoot and also at the tip of the root. The tip portion, the apical meristem is present at the tip portion. Next is intercalary meristem. So the intercalary meristem are present at the base of the node and the region of the internode. So what is node? The portion where the leaf are arise. This portion is called node. So intercalary meristem are present here. Intercalary meristem are present here at the base of the node and the position of the internode. The space between these, this is the node. So at the base of the node, the intercalary meristem present, and the space between two nodes is the internode. You know, this is the node. This is the node where the leaf arises, and the space between two nodes. First node is this, second node is this. The space between two nodes is called internode. So these intercalary meristem are present at the base of the node and the region of internode, where the intercalary meristem. In the internode, the cell divide repeatedly. Okay, so intercalary meristem present here, and this is responsible for the elongation and longitudinal growth of the stem. Okay, next is lateral meristem. Lateral meristem are present at the lateral position of the stem. This is the lateral position of the stem. So lateral position, on the lateral position, lateral meristem are present. And these meristem are responsible to grow the circumferences of the stem. Circumferences of the stem means plant always grow in the length, in this length, and also grow in the width like this. Okay, so this circumferences, the circumferences of the stem, the growth of the circumferences is because of the lateral meristem. Okay, so this is the types of meristematic tissues. We will discuss another type, means permanent tissues in plant, in our next class.
Thank you, students. Have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you representation of relief, height and elevation and vegetation on a topographical survey map. Now today I will continue the same chapter. These are some symbols that shown on a topographical survey map. First symbol is stony waste. What is stony waste? The land which is mostly covered with rock boulders and stone and where cultivation is not possible. It is shown as a white patch on the map. तो वैसे ऐसी लैंड जिसका कि मोस्टली पार्ट किससे कवर्ड होता है बच्चों? स्टोन से कवर्ड होता है. तो जाहिर सी बात है कि अगर लैंड में हमारा स्टोन होगा तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. तो वो वाली लैंड हमारी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होगी. नाउ दिस इज स्टोनी वेस्ट. Now next is sheet rock. Next symbol is sheet rock. A region which is mostly covered by a sheet of rock shown in white. तो वो ऐसा क्षेत्र जो कि mostly covered होता है चट्टानों की परत से. तो उसको किससे शो किया जाता है? टोपोग्राफिकल मैप में व्हाइट कलर से. Now next symbol indicates rock out crop. Such soil is exposed in such areas and cultivation is not possible. And our next symbol is sand dunes. तो sand dunes क्या होता है? Sand features shown in brown on the map. जो sand features होते हैं बच्चों वो मैप में brown कलर से shown होते हैं. Formed due to wind deposition in dry region. तो these are the symbols: stony waste, sheet rock, rock outcrop, sand dunes. Now next symbol, stone quarry. Its presence indicates the occupation of the people in the region. मतलब उस क्षेत्र में लोगों का occupation क्या है, क्या काम धंधा करते हैं उसको indicate करता है stone quarry. Now next, bricks kiln. So this symbol indicate kiln bricks. Our trade is also an employment source. तो आपको पता है कि trade हमारा क्या है? Employment source का indicate करता है. Now next symbol is lime kiln. Its presence shows the trade possibilities and the working in it. तो इसका presence क्या शो करता है बच्चों? ट्रेड की possibility है उस एरिया में और लोग वर्क कर रहे हैं. Now the following signs are simply shown or marked on the map. तो कुछ ऐसे बेटा बच्चों साइन है जो मैप में simply shown होते हैं जैसे कि नाका. नाका means an outpost where tax or toll is collected. तो नाका क्या होता है बच्चों? आउटपोस्ट होती है जहां पर टैक्स और टोल को कलेक्ट किया जाता है. प्याओ इज अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल. ऐसा प्लेस जहां पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है. वायडक्ट अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग रेलवेज और अ रोड. एक ऐसा ब्रिज की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो किसको कैरी करता है? रेलवे को और रोड को. नाउ नेक्स्ट इज शेल्विंग. व्हाट इज शेल्विंग? स्लोप
and representation of relief, height and elevation and vegetation. So these symbols, this list is called, this conventional sign and symbol is called legend. तो इसकी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेजेंड बोलते हैं. इसकी लिस्ट को हम लोग क्या क्या कहते हैं? लेजेंड कहते हैं. Now I am describing the vocabulary of this chapter. First, scale. As you all know, what do you mean by scale? A scale is a measuring line which shows the relation of the distance between two places on the map to their actual distance on the land. तो बच्चों स्केल क्या होता है? इस मेजरिंग लाइन, एक मेजरिंग लाइन होती है जो क्या शो करती है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप. मैप में टू प्लेसेस का डिस्टेंस को किससे रिलेट करती है? लैंड की एक्चुअल हाइट से, एक्चुअल डिस्टेंस से. So which shows the relation of the distance between two places on the map to their actual distance on the land. There are two types of scale, large scale and small scale. Large scale shows small areas in great details. On the other hand, small scale map shows large area in less detail. So is it clear what is scale? Now next vocab is legend. So as you all know, what is legend? A list of relevant conventional sign is given at the bottom of the map. This list is called legend. Now next vocab is topographical map. Topographical map क्या होते हैं बच्चों? A topographical map is made by conducting an accurate survey by scale. तो topographical जो map होते हैं वो accurate survey को conduct करते हैं. It portrays both features. Natural features like valleys, mountains, hills, deserts, plateaus, and man-made features like bridges, canals, roads, monuments. So it portrays both features, man-made features and natural features. Now next vocab is spot height. Now next vocab is spot height. What is spot height? I already explained in my previous lecture. Spot heights are the actual heights shows mean sea level fixed during the survey. तो सर्वे के दौरान जो mean sea level मतलब मुख्य समुद्र तल से जो हमारी किसी भी प्लेस की actual height को बताता है. तो spot height are the actual height above mean sea level. Now next vocab is perennial lined well. Perennial lined well. Now next vocab is perennial lined well. It is a lined well having water throughout the year. मतलब ऐसा कुआं, ऐसा जिसमें कि पानी क्या होता है? पूरे वर्ष भर रहता है. Having water throughout the year. Now I am going to explain the following terms. Verbal scale, graphic scale and RF. So you know very well distance can be measured by scale in three ways. तो distance को हम लोग कैसे measure कर सकते हैं बच्चों? Scale के जरिए. तो there are three types of scale: verbal scale, representative fraction और a graphic scale, and graphic scale और a linear scale. तो सबसे पहले हम बात करते हैं verbal scale. Verbal scale क्या होते हैं? In this method, scale is measured by words. Scale is measured in words. तो इस मेथड में स्केल को कैसे मेजर करते हैं बच्चों? वर्ड्स में मेजर करते हैं. एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 किलोमीटर, ग्राउंड के 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा. तो नाउ नेक्स्ट इज आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. This numerical method is called representative fraction. The formula of RF is distance on the map. Distance on the map upon distance on the ground. Distance on the map upon distance on the ground. Both methods are not so accurate. Now third method is graphic scale or linear scale. This scale represents the relationship between distance on the
gives the accurate measurement of distance on the map. Now linear scale और graph represent, तो linear scale और graph क्या represent करते हैं बच्चों? मैप में distance को represent करते हैं. मैग्नेटिक नॉर्थ ऑलवेज पॉइंट, जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी नीडल हमेशा किस जगह को पॉइंट करती है? नॉर्थ को पॉइंट करती है. नाउ नेक्स्ट, कल्टीवेबल लैंड इज शोन इन, किस कलर पे कल्टीवेबल लैंड शो होती है मैप में? व्हाइट कलर में. सेटलमेंट्स आर शोन इन रेड कलर ऑन द मैप. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in previous video I have discussed about chapter first, Medieval Europe. Medieval Europe and many topics of this chapters. First we discuss what means Medieval Europe, any medieval terms. Medieval terms, it comes between the modern, any ancient and the modern age. Thus we say the medieval period is the period in that time many great changes occur in that time in all over the world. But at first in Europe many changements have in new ideas, new inventions and new technology. That we first will discuss medieval Europe. At first in Europe two religions were in that time. First Islam and second Christianity. How Christianity spread in Europe. Then we discuss the first any two religions, first Islam and second Christianity. Islam was founded by Prophet Muhammad and Christianity was founded by Jesus Christ. Jesus Christ was born about 4 BCE in a Jerusalem, in a Bethlehem, small village of Jerusalem. At the age of 30, he moved place to place for preaching. And he preached to the people in a simple language because everybody can understand. After the death of Jesus Christ, his followers, Paul, Peter and many others who spread the Christianity in all over the Europe. But we first discuss that in that time the Byzantine Empire in CE, after the death of Jesus Christ, his followers Paul, Peter spread Christianity in Europe. But after that the Christians, followers in society and Europe society have much afraid of, and he was very much tortured. But the Emperor Constantine spread the Christianity. He expected the Christianity in that time and his name, after his name, this time the capital of Constantinople is famous for that. Now students, we discuss about Byzantine Empire. Byzantine empires in CE 455, the Vandals invaded in 455 CE कॉमन एरा के समय वंदल्स इन्वेडेड माने कई वंदल्स इन्वेडेड माने आक्रमण हुए एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ रोम माने जिससे क्या था प्लंडर्ड द सिटी ऑफ रोम माने रोम सिटी प्लंडर्ड हो गया. देन इन CE 476 and
476 कॉमन एरा में द लास्ट रोमन एम्परर माने द लास्ट रोमन एम्परर वॉज उस समय कौन था? रोमुलस अगस्त। रोमुलस अगस्त वॉज द लास्ट एम्परर इन दैट टाइम वॉज डिपोज्ड, यानी द लास्ट एम्परर इन दैट टाइम वॉज रोमुलस अगस्त बाइजेंटाइन वॉज डिपोज्ड। After that, after this, there was no emperor in the west. Thus we say there was no strongest, there was no powerful emperor in the west. Only a remnant of Roman Empire survived the east. Only the remain empires who had been रोमन माने जो उस समय रोमन में बचे थे सर्वाइव्ड द ईस्ट माने ईस्ट में सर्वाइव कर रहे थे विथ इट्स कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। माने जो ईस्ट विथ इट्स कैपिटल माने जिसकी कैपिटल जो थी एट कॉन्स्टेंटिनोपल माने कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो कि क्या थी? एट द नेम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। दिस ट्रिगेटेड एम्पायर्स माने दिस Trigated Empire is referred as at the Byzantine Emperor, यानी in that time the emperor who is in at time is referred as a Byzantine Empire of the Eastern Roman, माने thus we say in Roman यानी in Eastern Roman in that time the Byzantine Empire is referred as the Toledated. This empire was politically and economically very stable. Thus we say in that time the Eastern Empire was very politically and economically very stable. Byzantine Empire inherited यानी Byzantine Empire जो थे inherited and perceived the sum of attainment of the Roman civilization. Because in that time the Roman civilization in Byzantine were some of the attainments. Byzantine emperors took the lead of systematically and codifying the Roman law. माने इन Byzantine emperors माने जो भी Byzantine emperors थे lead to systematically माने उन्होंने systematically and codifying the Roman law, यानी to follow to in that time at the systematically and codifying the Roman law. Thus we say this emperor declined after that time, after this time the emperor declined after CE 1453 with the fall of Constantinople with the hands of Turk. Thus we say after the 1453 the Byzantine Empire and the Constantinople, the capital Constantinople falls at the hands of Turk. After the Constantinople the Turks the Constantinople hands of the Turks. Next point is emergence of the Turks. How Turks came in the emergence in that time. Students, I have discussed how Byzantine Empire is declined. After the decline of the Byzantine Empire, emergence of the Turks. Emergence of the Turks means the fall of Constantinople and the capture of capital of Byzantine. Thus we say in that time Constantinople, that is the capital, यानी that Constantinople fall माने Constantinople के पतन के बाद and the capture of capital the Byzantine माने Byzantine capital को capture यानी capture करने के बाद the empire माने जो भी empire थे by an invading army of the Ottoman Turks माने Turks with empire in that Ottoman in as 1453 sent a shock wave in the Europe. Thus we say in that time the Turks emperor
ऑटोमॉम सेंट यानी भेजी थी अ शॉकवेक यानी शॉकवेक आर्मी इन यूरोप इन 1453. The name of Constantinople was changed. In that time, the name of Constantinople, the capital, in the time of those changed to Istanbul. When the Constantinople changed the name as the Istanbul. The capture of Constantinople, माने Constantinople को capture करने के बाद mark the end of Roman Empire, माने mark the end of Roman Empire. Thus we say the Roman Empire already and fully empire यानी fully तरीके से क्या था, रोमन एम्पायर एंडेड, माने रोमन एम्पायर जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया था. beginning of the Ottoman Empire, माने thus we say the Turks have beginning in that time in the Roman. Ottoman dynasty is the named after the first ruler, यानी thus we say the Turks capital यानी Ottoman dynasty is named after its first ruler was the Ottoman policy Osman I. माने thus we say the policy Osman I, who descended from a Turks, माने after that he descended from a Turks tribes. ये क्या थे, एक tribes थे तुर्क के, which had migrated from Central Asia in wake of Mongol conquest. Students, I have discussed about emergence of Turks. After that, I will discuss the Crusades. Crusades मतलब धर्म युद्ध, कि how Crusades happened in Europe in that time. Students, the next topic of this chapter I have discussed tomorrow. Thank you for attending this class. सुस्वागतम. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. आज मैं क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भूतकाला लंग लकार, ये चैप्टर नेम है बच्चों, ये आपको पढ़ाऊंगी. इसका रिमेनिंग पार्ट इसके पहले का आप पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में पहले आपने पढ़ा भूतकाला लंग लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग. जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. तो भूतकाल लंग लकार का प्रथम पुरुष अभी तक आपने पढ़ा, लेकिन आगे जो मैं पढ़ाने जा रही हूं संघे शक्ति कथा. संघे शक्ति यानी एकता में शक्ति होती है, ये कथा मीन्स कहानी, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी. लेकिन इस कहानी में जो सेंटेंस है वो मिक्सिंग है, मिश्रित वाक्य हैं. यानी सिर्फ प्रथम पुरुष ही नहीं होगा, मध्यम पुरुष भी और उत्तम पुरुष भी होगा. यानी इसमें जो भी सेंटेंसेस हैं वो मिक्सिंग सेंटेंसेस हैं. ओके, तो ध्यान से सुनिए. पहला संकेत है एकस्मिन से लेकर के प्रासार्यक तक. ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से आप एक कहानी सुनेंगे, लेकिन आपको कहानी की तरह इन पंक्तियों का अर्थ नहीं लिखना है. आप इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद करेंगे. कहानी के मार्क्स नहीं मिलते हैं. क्वेश्चन आपका होता है कि प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए. तो इसलिए बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए और जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसा ही आप अपनी नोटबुक में लिखिए. तो पहला संकेत है बच्चों, पेज नंबर 13 है, एकस्मिन से लेकर के प्रासार्यक तक. ओके. एकस्मिन वृक्षे कपोताः आसन. एकस्मिन वृक्षे, एक पेड़ पर,
कपोताह मीन्स कबूतर, बहुवचन है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एक पेड़ पर कबूतर थे, आसन मीन्स थे। इसी का एक वचन होता है आसीत, आसीत इसका आसन, ऐसे रूप चलता है। जैसे आप इंग्लिश में वाज और वर लिखते हैं तो वाज की जगह आसीत आएगा और वर की जगह आसन, ठीक है। तो यानी ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। एकस्मिन् वृक्षे कपोताः आसन, एक पेड़ पर कबूतर थे। चित्तग्रीवः कपोतानां राजा आसीत्, चित्तग्रीव कबूतरों का राजा था। अब देखिए दोनों क्रिया है, ये एक वचन हो गई और ये बहुवचन। आसीत मीन्स था और आसन मीन्स थे। एक पेड़ पर कबूतर थे, चित्तग्रीव कबूतरों का राजा था। एकदा ते भोजनाय अगच्छन्, एकदा मीन्स एक बार, ते मीन्स वे, एक बार वे भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छन् मीन्स गए, एक बार वे भोजन के लिए गए। एकः व्याधा वनम अगच्छत्, व्याधा मीन्स बहेलिया। एकः व्याधा, एक बहेलिया, वनम अगच्छत्, जंगल में गया, एक बहेलिया जंगल में गया। सः एकम जालम प्रासार्यत, उसने एक जाल फैलाया। फिर से सुन ले, एक पेड़ पर कबूतर थे, चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। एक बार वे भोजन के लिए अगच्छन् गए, लंग लकार है ये। एकः व्याधा वनम अगच्छत्, एक बहेलिया जंगल में गया। सः एकम जालम प्रासार्यत, उसने एक जाल, प्रासार्यत मीन्स फैलाया। अब इसके बाद आइए दूसरे संकेत पर। ये संकेत है व्याधा से लेकर के अगच्छन् तक। व्याधा डैश डैश अगच्छन्। व्याधा तत्र तंडुलान अक्षिपत, बहेलिये ने, तत्र मीन्स वहां, तंडुलान मीन्स चावल, अक्षिपत मीन्स फेंके, बहेलिये ने वहां चावल फेंके। कपोतः तंडुलान अपश्यन्, कबूतरों ने चावल देखे। अधा चा आगच्छन्, अधा मीन्स नीचे, चा मीन्स और, आगच्छन् मीन्स आ गए और नीचे आ गए। कबूतर ने चावल देखे, सॉरी कबूतरों ने, वो वचन होगा, कबूतरों ने चावल देखे और नीचे आ गए। ते जाले अबधनन, वे जाल में फंस गए। कबूतरों ने चावल देखे और नीचे आ गए, वे जाल में फंस गए। कपोताः जालेन सह आकाशे उद्पतन्, कबूतर जालेन सह, सह मीन्स होता है साथ, कबूतर जाल के साथ आकाश में उड़ गए, उद्पतन उड़ गए, कबूतर जाल के साथ आकाश में उड़ गए। ते मित्रस्य मूषकस्य समीपम अगच्छन्, ते मीन्स वे, मित्र चूहे के पास गए, अगच्छन् मीन्स गए, वे मित्र चूहे के पास गए। बहेलिये ने वहां चावल फेंके, कबूतरों ने चावल देखे और नीचे आ गए, वे जाल में फंस गए। कबूतर जाल के साथ आकाश में उड़ गए, वे मित्र चूहे के पास गए, समीपम पास, वे मित्र चूहे के पास गए। बच्चों देखो ये अगच्छन् गम धातु है, लंग लकार, गए, और यहां देखिए आगच्छन् बड़ा आ है, इट मीन्स आए, अगच्छन् गए, आगच्छन् आए। गम धातु में जब हम दीर्घ आ जोड़ देते हैं तो गम मीन्स जाना, और आ उपसर्ग जब जुड़ जाता है तो आना शब्द हो जाता है। ये आपका दूसरा संकेत था।
अब आइए अगले संकेत पर, मूषिका से लेकर के भवती तक। मूषिका डैश 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 भवती। मूषिका जालम अकर्तयत, चूहे ने जाल को, अकर्तयत मीन्स काट दिया, चूहे ने जाल को काट दिया। कपोता स्वतंत्र अभवन, कबूतर आजाद हो गए या कबूतर स्वतंत्र हो गए। चित्रग्रीव मूषिका माउदर, चित्रग्रीव चूहे से बोला, मित्र धन्यवादा। जब ये संबोधन का चिन्ह लगा होता है तो जब हम इसका हिंदी वर्जन लिखते तो हे मित्र बोलेंगे। चित्रग्रीव चूहे से बोला, हे मित्र धन्यवाद। एतत् सत्यमेव, एतत् मीन्स यह, सत्य ही है, डैश करके लिखेंगे, संघे शक्ति भवती, एकता में शक्ति होती है। संघे मीन्स एकता। चूहे ने जाल को काट दिया, कबूतर आजाद हो गए या स्वतंत्र हो गए। चित्रग्रीव चूहे से बोला, हे मित्र धन्यवाद। यह सत्य ही है कि एकता में शक्ति होती है। तो इस तरह से बच्चों ये संघे शक्ति कहानी का हिंदी अनुवाद मैंने किया। आप भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से संकेत डाल करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इसी तरह ये भी संकेत डाल करके हिंदी अर्थ लिखेंगे। स्टार्टिंग में आप संदर्भ लिख चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से संकेत डाल करके आपको ये संस्कृत की पंक्तियां अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है। ध्यान दीजिए, ये तो मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पर। ये संस्कृत की पंक्तियां जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ संकेत डालना है और उसके बाद हेडिंग डालेंगे अर्थ। संकेत के बाद ऐसे अर्थ। बस आपको इन संस्कृत पंक्तियों को नहीं उतारना है अपनी नोटबुक में, इस तरह से बस संकेत डालिए और अर्थ लिखिए। शब्दार्थ आप लिख चुके हैं और इस लेसन का अर्थ भी कंप्लीट हो गया है। आगे मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी, तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning students. This is 7th E class, subject is computer and the chapter number 1, hardware components of computer. Student, we discuss internal hardware components. Okay, in previous class we discussed SNPS, motherboard and graphic card. Okay, today we discuss processor. What is the processor? Processor is also called CPU. The full form of CPU is Central Processing Unit. Okay, it is a small silicon IC chip. It is a small silicon IC chip mounted on a motherboard. That means it located internally hardware. Okay, what is a micro? Now today processor chip is also called a microprocessor. CPU chip or processor chip in general rectangular or square shape. In general rectangular or square shape, like this, rectangular or square shape. The speed of CPU measured in megahertz. In general, speed of CPU is measured in megahertz. And how many parts of CPU? There are 3 parts of CPU. First is, this is the parts of CPU. CPU is also called processor, microprocessor or parts of CPU. First is ALU, second is
MU, and the third is CU. ALU means arithmetic logic unit. That means कि this unit perform all the arithmetical and logical operation. Arithmetical means addition, subtraction, multiplication and division. Okay, and all the logical operations means this unit compared to string, to digits, like suppose they use different types of operator for comparison, less than, greater than sign, less than the sign, greater than, equal to, less than, equal to, and the comparison sign. Okay, now next is MU unit. This is called memory unit. This is called memory unit. Memory unit is used for to store data and instructions. This is used for data and instructions. Memory unit in CPU, memory unit is also called main memory. Okay, next is the CU. It is also called control unit. Control unit. It controls all the operations performed in CPU and all the input-output devices also. Okay, then so student, this is the working of processor. And what is the microprocessor? A microprocessor consists of millions of transistors. It consists different parts of the CPU consist in a single chip. Okay student, now this topic is complete. Processor topic is complete, and the next topic we continue. Now the next topic is sound card. What is a sound card? First point is it is also a internal hardware component. Okay, this is fixed on a motherboard with the help of expansion slot. Okay, this is fixed on a computer, a motherboard with the help of slot card. Sound card control input and output sound signals. These are control input and output sound signals, and the sound from computer heard we can listen with the help of headphone or speakers. Okay, we can heard from the sound from the computer with the help of headphone or speaker. In general, speakers in laptop speaker inbuilt. Okay, but in your PC we can attach speaker externally with your computer. Okay student, now the next topic is your next topic is disk drive. Now the next topic is disk drive. What is the disk drive? It is a storage device. It is also called the secondary storage device. Okay, secondary storage device or physical storage device. That means the disk drive is also called secondary storage device that is used to read, write, delete and edit data. It is used to, we can use with the help of these storage device, we can read data, we can write data, delete any data, unwanted data, delete it and edit it on that data. Examples are the disk drive is first is the hard disk, CD drive and DVD drive. What is the hard disk? Hard disk is a permanent storage device. This is the permanent storage device
which is permanently fixed on the computer internally. This is fixed on the permanently on your computer internally. Their storage capacity is very high. It can store large amount of data, like it can store more than 3 TB data. TB means terabyte data. Yani ki that means their storage capacity is more than 3 TB data. And CD drive, CD drive hold CD, DVD drive can hold DVD. What is the CD? CD, it is the storage device. It can store picture, movies, any different types of images. Their storage capacity is 700 MB or more than. There are two different types of CD. First is the CDR, second is the CDRW. CDR means compact disc. Compact disc is the full form of CD. Compact disc writable. Compact disc recordable. Okay. And CDRW means compact disc rewritable. Compact disc recordable. What is the meaning of compact disc recordable? Compact disc recordable means we can store one type data. We can store CDR. In general, it is used for only reading. That means कि CDR is not used for reading and writing both. In this CD, our data can be recorded. Data can be recorded at once time. यानी कि सिर्फ इसमें केवल एक बार ही आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद आप उसको बार बार नहीं रिकॉर्ड कर सकते या उसको डिलीट नहीं कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज CDRW. What is the CDRW? CDRW means rewritable. Rewritable. As the name suggests, rewritable means in this CD we can read. It is used for reading and writing both. Clear, students? Now next is DVD. The full form is digital versatile disc. It is also called digital versatile disc or digital video disc. Okay, their quality is very much high as compared to CD. In general, it is used for video or pictures. Okay, student, I think this is sufficient. Thank you. Have a nice day.